दुनिया में सबसे ताकतवर क्या होता है? नहीं कोई बम नहीं, कोई मिसाइल नहीं, कोई हथियार नहीं। दुनिया में सबसे ताकतवर होता है विचार। और विचारों का जब टकराव होता है तो हर भ्रम छंट जाता है। आज हम ऐसे ही दो लोगों को एक मंच दे रहे हैं जिनके विचारों में टकराव से भी कोई नया विचार ही जन्म लेता है। हमारे साथ एक तरफ है जावेद अख्तर, दूसरी तरफ है तारिक फतेह। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। दरअसल बहुत सारे इल्जाम लगते हैं कि जो इस्लाम के असली जानकार हैं उन्हें मंच नहीं दिया जाता, लेकिन आज तक जब मंच देता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि विचारों के उस टकराव का वो संघर्ष भी हमारे सामने आए, वो दोनों विचार हमारे सामने आए। उनमें से हम एक पर फैसला करने के लिए नहीं बैठे, उसके लिए आप सब दर्शक हमारे सामने हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब होता है तो अक्सर ये होता है कि एक पक्ष को कोई सुनता है, उसके साथ अलग एक बातचीत में जुड़ जाता है, दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं जाता है। यहां पर अगर आमने सामने है, अगर एक ही सवाल दोनों के सामने आ रहा है तो किस तरीके से उसका सामना होगा? क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को जानते रहे, आप दोनों ने एक दूसरे का सम्मान भी भरपूर किया, लेकिन जहां पर विचारधारा का टकराव हुआ वहां पर खुलकर एक दूसरे से टकराए भी। ऐसा क्या हुआ तारिक फतेह जी कि इतना सम्मान, लेकिन ऐसे मंचों पर आप दोनों टकरा गए? क्यों आ गई इतनी खटास? मेरा ख्याल है जावेद साहब को गलत फहमी थोड़ी सी हो गई है, जो अहम मुमकिन होता है। उन्होंने आदाब आदाब। अच्छा, तो ये है कि मैं आप देख ही नहीं पा रहा हूँ सर, मेरा तो स्क्रीन ब्लैंक है, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। तो इनसे कहिए जरा भाई ऐसा ना करें, हम भी तो आपको देखें, बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हुई आपसे। अच्छा नहीं, वो मैं भी आपको देख नहीं पा रहा हूँ, तो ये कोई साजिश है सर, ये साजिश है सर। हाँ ये देखिए मिलने नहीं दे रहे हम लोग दोनों को। ये इसमें मजा क्या आएगा, एक दूसरे को आप देख ना पाए। भाई श्वेता जी, कुछ ऐसा हो सकता है हम देख सके एक दूसरे को? जावेद जी, तस्वीरों में क्या रखा है, आवाजें मिलनी चाहिए। अच्छा, विचार का टकराव तो जैसे हमने कहा कि वो तो एक स्वस्थ परंपरा है। अच्छा चलिए, अब इसी में काम चलाते हैं, लेकिन हम तो सोच रहे थे आप देखेंगे। नहीं, वो इमेजिन कर सकते हैं। हाँ अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे गलतफहमी, अच्छा जावेद साहब को कुछ गलतफहमी ये है कि मैं शायद कोई अल्ट्रा राइट विंग, इन्होंने ये कहा कि मैं मुझसे वीएचपी की सी बू आती है। इनको शायद ये पता नहीं था कि वीएचपी वालों ने मेरी खूब ठुकाई लगाई थी अमृतसर में और चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में भी। तो ऐसा नहीं है, मेरा जो ध्यान है, मैं तो यहाँ कनाडा में रहता हूँ, मुझे इतना हक नहीं है जितना इन्हें है बोलने का, कि जब तक हिंदुस्तान के मुसलमान ये नहीं तय करेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये जिनका नाम लेते हैं उन्होंने हिंदुस्तान पे बड़ी बर्बरियत की है। जब आप कि शहरों के नाम उन लोगों पे हों जिन्होंने लूटा हिंदुस्तान को और जिनके नाम पे लाखों लोग मरे पिछले कोई 700-800 साल में, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जावेद साहब कहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये आम तौर पे जो मुसलमानों की लीडरशिप है, मौलवियों की और तबलीगी जमात और जमात इस्लामी और पता नहीं कितने वावेले हैं, बरेली के और देवबंदी के, और इतना कंफ्यूजन दुनिया इस्लाम में कहीं नहीं है जितना हिंदुस्तान में। सिर्फ एक चीज है, देखिए तुर्की में हर मुसलमान अपने आप को तुर्क समझता है, पहले वो अरबी नाम भी नहीं रखता। खुमैनी जो लफ्ज है वो अरबी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। आपका सुहार्तो का इंडोनेशिया में कोई अरबी से ताल्लुक नहीं है। हिंदुस्तान एक वो जगह रह गई है जहां मुसलमान, जिसमें मेरे माँ बाप भी आते हैं, उनके खैर हम तो कोई 1850 में हिंदू हुए थे, मुसलमान हुए थे हिंदू धर्म से। हमारे यहाँ ये कोशिश के नाम होगा सिर्फ अरबी, हिंदुस्तानी नाम हमने नहीं रखना। ये 2-4 चीजें मैं कह रहा हूं जिससे मुझे ये लगता है कि बगैर इनके किए हुए हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी सोच और इस धरती के साथ जुड़ नहीं पाता। वो धमकी देता रहता है कि 4 मीनार देखो, ये हमने दे दिया, वो हमने दे दिया। वो घुमंड नहीं गया आज तक। और मैंने जहां पैदा हुआ, जहां जिंदगी के पहले 30 साल काटे, मैंने उस उर्दू कल्चरल इंपीरियलिज्म को अपने सामने आंखों से देखा कि सिंधी जबान का कत्ल, बलोची का कत्ल, बंगला का कत्ल,
उसी जबान से हुआ जिस जबान से हिंदुस्तान में आज मुस्लिम जो लेफ्ट विंग के हैं वो भी एसोसिएट करते हैं। तरक्की पसंद मुसन्निफीन का, कम्युनिस्ट पार्टी का भी देख लीजिए तो सीपीआई में अधिकारी साहब ने बहुत सारे टॉपिक एक साथ कर दिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा नहीं, एक एक करके जी एक एक टॉपिक को लेके चलते हैं। और ये जो है आमतौर से शायद आज जो लोग ये देख रहे होंगे तो समझेंगे यार तो पता नहीं इनमें क्या टकराव होने वाला है और क्या शोले उड़ेंगे। ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले, हम आराम से बात करेंगे और रीजनेबल बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऐसा सोचना चाहिए, तो इसमें आपने ये तय कर लिया कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो मोनोलिथ हैं, कि सब एक साथ ही सोच सकते हैं। अरे भाई, हर कम्युनिटी में तरह तरह के लोग होते हैं, वो हिंदू कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पारसी हो, जू हो, इवन इजराइल में आप देखिए जो छोटा सा मुल्क है उसमें तरह तरह के ख्यालात के लोग हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह से हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है, 20 करोड़ आदमी, मतलब तकरीबन पूरा वेस्टर्न यूरोप समा जाए इतने तो मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। तो इनके एक विचार तो नहीं, इनमें हर तरह के लोग। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को सोचना चाहिए ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, पहले एक बात। दूसरे कि एक मैं श्वेता आपको भी जरा एक बात कहूँगा, आपने शुरू में कहा इस्लाम को जानने वाले, मैं पहले आपको बता दूं मैं इस्लाम को बिल्कुल नहीं जानता। मुझे बहुत मोटी मोटी बातें मालूम है इस्लाम के बारे में, और इतना काफी मालूम हो गया है कि मैं रिलीजन छोड़ दूं, इतना मालूम हो गया मुझे। मैं किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करता हूँ। जिन लोग, मेरी इनकी दोस्ती कहाँ से शुरू हुई तारिक साहब से, मैंने इनकी किताब पढ़ी चेजिंग अ मिराज, द जू इज नॉट माय एनिमी। मैंने कहा ये तो कमाल के इंसान है, क्या उम्दा लिखते हैं। इनके मैंने वो आर्टिकल भी पढ़े, इनके स्टेटमेंट भी पढ़े जो इन्होंने फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ, ISI के, तालिबान के, इनके खिलाफ। हम लोग तो इनके यहीं से एडमायर हुए, मोहब्बत की हमने बगैर मिले इनसे। और जब ये हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से पहली दफा आप 2013 में आए थे तारिक साहब, सही कह रहा हूं? जी। तो ये गए जामिया में, और उस वक्त कोई इतना इनका वो नहीं हो गया था कि लोग जो है बहुत ही लोग दुश्मन हो इनके, वो जामिया ने इन्हें इन्वाइट किया, और वहां पर एक सर्टेन ग्रुप खड़ा हो गया, उसने इन्हें बोलने नहीं दिया, जिसपे हम लोग इतने नाराज हुए और हमने स्टेटमेंट्स भी दिए। और इनका जो पहला इंटरव्यू जिंदगी में छपा था और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, इन्होंने 2 आदमियों का नाम लिया कि देवर अपॉल्ड कि ऐसा हुआ मेरे साथ। उसमें एक का नाम जावेद अख्तर था और दूसरे का नाम इरफान हबीब था। इसलिए कि जो ये नाम बहुत सारे हैं भाई, तरह तरह के मुसलमान हैं, एक हम भी एक तरह के मुसलमान हैं। हम हर फंडामेंटलिस्ट के, हर रिएक्शनरी के, हर कम्युनिस्ट के, हर सेपरेटिस्ट के खिलाफ है। और ये कोई टीवी पे बैठ के मैं आपसे आज नहीं कह रहा हूँ। ये तलाक की बात तो सरकार ने अभी की 2-3 बरस पहले, हम 20 बरस से मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जैसे आपने भी तरफ कुछ इस तरह के प्रोग्रेसिव मुस्लिम कुछ बनाया था वहाँ। हम लोग का वजह क्या होता है कि हम बोलते तो कहते भाई इंडिविजुअल बोल रहे हैं, तो हमने ग्रुप बना लिया, ऑल दीज, ये जो हम लोग हैं जो जहन्नुम में जाने वाले हैं। और हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ, हमने 3 तलाक के खिलाफ, और सारे जो गलत कानून हैं, इवन पर्दे के खिलाफ, हमने जाके अलग अलग जलसे किए, स्पीचेस की। हमारा मैनिफेस्टो जो है वो उस पे आपको मिल जाएगा नेट पे। ये हमने, मतलब हम सबको जान का खतरा होता था, हम जहाँ जाते थे वहाँ सिमी वाले खड़े हो जाते थे, हमने वहां बातें की, और हम आपको क्यों एडमायर करते रहे, और आज हमें आपसे क्यों शिकायत है। देखिए, सेकुलर होने का मतलब यह है कि हम कम्युनलिज्म को बर्दाश्त न करें, हम रिएक्शनरी फोर्सेस को बर्दाश्त न करें। आज भी हम इनके खिलाफ है। मेरा पार्लियामेंट में जो आखिरी स्पीच थी, सुन लीजिए मैंने इन लोगों के बारे में क्या कहा। लेकिन सुनिए, नहीं कि आप सिर्फ एक तरफ के फंडामेंटलिस्ट देखिए। आपने अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं ना कि क्यों मैं देखिए जावेद साहब, अर्ज ये है कि मैं, अगर आज दुनिया के ये जो मुसलमान हैं, कोई 2 बिलियन हैं, जितने भी हैं, इनमें 10% अगर फंडामेंटलिस्ट हो गए तो ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप तो सच बोल रहे हैं। ना मेरी बात सुने सर, प्लीज मेरी बात तो सुन लेना सर। देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर तामिल इलाम सेपरेटिस्ट या खलिस्तानी ये रेडिकल हो जाते हैं तो एक बस छोटे से हिस्से में अफरा तफरी मचेगी।
ये जो आपकी हमारी एंसेस्ट्रल कम्युनिटी है, इसके अंदर आप ये देखिए कि जितने पढ़े लिखे होते जा रहे हैं लोग, उतने ही रेडिकल होते जा रहे हैं। मेरे सामने आज तक कोई अनपढ़ मुसलमान रेडिकल दिखा ही नहीं मुझे, ना हिंदुस्तान में, ना पाकिस्तान में, अफगानिस्तान। मैंने आज तक, तभी तो हमारे यहाँ गांव में आज तक अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव में कम्युनलिज्म नहीं है। ये तो शहर का मामला, अनपढ़ हिंदू भी कम्युनल नहीं होते। देखिए मेरी सुन ले, 1-2 मिनट दे दे मुझे भी। इल्जाम आप ये था कि मैं वीएचपी की तरफ से बोल रहा हूं। मुझे एतराज ये है कि हिंदुस्तान, मेरे पिछले 20-25-30 साल के अंदर जो मैंने सोचा, 1965 की जंग के बाद हिंदुस्तान की एक तारीख है जो दुनिया में यूनिक है, और मुझे हिंदुस्तान का हिंदू राष्ट्र बनना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुसलमान इंग्लैंड में, अमेरिका में ओथ ले रहे हैं रानी के ऊपर, ये जितने वीजे पे गए हुए हैं मुसलमान रेडिकल, तबलीगी जमात वाले या मुस्लिम ब्रदरहुड या जमात इस्लामी, ये सब यहां आके रानी पे कहते हैं कि भाई साहब हम, रानी अंग्रेज होगी, हम उसके नौकर हैं, ये सब लेते हैं। तो इंग्लैंड में ये है, फ्रांस में है, हर जगह आप जिस मुल्क में हैं उसकी कदर, उसकी हिस्ट्री को आपको ऑनर करना चाहिए। यह हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें किसी ने बुलाया नहीं मुसलमानों को, हम यहां आए हैं, बाहर से आए हैं, चाहे कन्वर्ट हुए हैं, कुछ भी हुआ है, हमने तैमूर से लेके आज तक बड़ा जुल्म किया। हम मुसलमानों को कहना चाहिए कि ये लोधी गार्डन की स्ट्रीट नहीं होनी चाहिए, ये राजा जाहिर की होनी चाहिए। सर मैं एक बात आपसे पूछूं, आपका हिंदुस्तान की हिस्ट्री और पर्टिकुलरली जो मुस्लिम एरा है, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? जाहिर है कि अकबर के वक्त ना आप थे ना मैं था, तो हमने पढ़ा ही है ना, तो दोनों साइड का पढ़ा है। हाँ, यू नेम तैमूर का तो मुझे पता। देखिए तैमूर का, बाबर का, औरंगजेब का हमें सब पता है। मैं तैमूर का नाम लिया ना मैंने बाबर का नाम लिया, मैं ले रहा हूं ना, मैं ले रहा हूं का शाहजहां। आपने इनके बारे में बच्चों का नाम तैमूर रखा है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज भी जावेद साहब, आज भी अपने बच्चों का नाम तैमूर रख रहे हैं ना लोग। औरंगजेब औरंगाबाद है ना, नहीं करता, और तैमूर ने कभी दिल्ली में बैठ के हुकूमत भी नहीं की है। सवाल ये पहाड़ लगा दिए, दिल्ली से क्या फर्क पड़ता है? तक्षशिला को क्या हुआ? ये बात फेयर नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बारे में आपने किस हिस्टोरियन में पढ़ा? कौन है वो हिस्टोरियन जिसने आपको नॉलेज दी? अकबर या शाहजहां जो हैं, उनके ऊपर तो कोई ऐसा एंटी इंडियन वो इल्जाम भी नहीं लगता है। ये तो हिंदू माओं के बेटे थे। मैं जब तो कहा जाता है कि मुगलों ने प्लंडर किया, और इससे ज्यादा गलत बात नहीं है कि अकबर से लेकर शाहजहां तक कोई प्लंडर किया गया। मैं बाबर की बात कर रहा हूं सर, मैं बाबर की बात कर रहा हूं और औरंगजेब की। ये दोनों लानत बाबर की करते हैं, हम बाबर के फैन नहीं हैं। मेरी भी सुन लीजिए सर, ये आप हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के सेंस में देखिए। जब आप अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं तो क्यों कहते हैं कि अलेक्जेंडर वहां से हिंदुस्तान तक आ गया? अरे भाई, हमारे तो पंजाब पे हमला किया, हम तो नहीं कहते, हमने तो भगा दिया उसे। अच्छा, उस वक्त पोरस ने मार के भगाया, पंजाबी था, हमने मार के भगाया बहुत लोगों को। हमारे राजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह ने भी मारा। मुझे भी तो बोलने दीजिए तारिक साहब। हकीकत ये है कि अलग, प्लीज लेट मी से समथिंग। हकीकत ये है कि हम हिस्ट्री के अलग फॉर्म, एक था अश्वमेध यज्ञ हमारे मुल्क में होता था। वो क्या होता था कि एक यज्ञ किया जाता था और घोड़ा एक छोड़ते थे। अब ये घोड़ा जहां जहां जाएगा वो राजा की जमीन है, और अगर कोई रेजिस्ट करेगा तो जंग हो जाएगी। अब आज हम ऐसा करेंगे, घोड़ा छोड़ दें कहीं नेपाल की तरफ, भूटान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश की तरफ, तो लोग कहेंगे भाई क्या कर रहे हैं। लेकिन वो एक वक्त पाकिस्तान की तरफ, उस जमाने में एक्सपेंशनिज्म पूरी दुनिया में इसी तरह होता था। तो अब आप उसे 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी की सेंसिबिलिटी से देखेंगे तो जाहिर है गलत लगेगा। मेरी सरार सुन, हिंदुस्तान ने कभी घोड़ा नहीं भेजा कहीं भी,
हिंदुस्तान ने ना घोड़ा ईरान में भेजा, कभी नहीं बाहर नहीं हमला किया। नहीं, ये हम आपस में ही लड़ते थे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आपस में लड़ते रहते हैं। और ये अश्वमेध यज्ञ तो चलता रहता है सर। अरे मेरे भाई, ये वैशाली और मगध की जो थी वो दुश्मनी थी। तो ये उस जमाने में यही सब होता। उसे आज आप कंटेम्पररी सेंसिबिलिटी पे तोड़ेंगे तो अजीब होगा। मैंने तो आज तक आपसे बाबर की तारीफ में कुछ नहीं सुना है, जहांगीर की तारीफ। आपको में वो कौन सा जमाना था? आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तारिक फतेह साहब। अरे सर, आप ये पता जमाना आप उस वक्त का था जब नाम लीजिए नालंदा। सर नालंदा नालंदा जो है अकबर ने, जहांगीर ने, मैं सिर्फ अकबर और शाहजहां और जहांगीर की बात कर रहा हूं। उससे पहले खिलजी ने जला दी और मुसलमानों ने क्या किया? खिलजी पे नाम पे रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया। किसने कहा था इलाहाबाद नाम रखे? एक अल्लाहाबाद कैसे पड़ गया नाम इलाहाबाद? देखिए वन वे बात नहीं होगी। अब मैं आपको खिलजी के बारे में बताऊं। अगर हिस्ट्री संजीदगी से आप पढ़ते, ये इस तरह से आपको नहीं सुनाया नहीं होता, तो आपको मालूम होता कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, जिस वक्त ये था, उस वक्त सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तान को था मंगोल से। बिल्कुल। और अच्छा, ये एक बिल्कुल बैंकरप्ट हालत में इसने अपने चचा से छीनी थी सरकार। बिल्कुल ऑलरेडी है। तो इसने ये पूछा कि करे क्या? अलाउद्दीन खिलजी इज द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड जिसने कंट्रोल किया प्राइसेस को, कि उसने ऑर्डर दिया कि सारा अनाज सरकार को बेचा जाएगा और फिर सरकार डीलर्स को देगी प्राइस पे, और सिर्फ इतने परसेंटेज प्रॉफिट पे बेच सकते हो। फिर उसने सब्जी तरकारी के साथ ये किया, फिर उसने कपड़े के साथ ये किया। उसने कंधार में, जो हमारी सरहद थी वो यहाँ नहीं थी, हमारी सरहद, हिंदुस्तान की सरहद कंधार पे थी, अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था, वहां पर किले बनवा के 4 मरतबा मंगोल इन्वेजन को रोका है। और मंगोल आप भी जानते हैं, जैसे बगदाद पे जब उन्होंने हमला किया था, वो शहर को तहस नहस कर, तो ये मंगोल अलाउद्दीन खिलजी ने रोके थे 4 बार। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात सुनिए, जब वो नहीं, अभी मैं कंप्लीट करने दीजिए मुझे। जहां दिल्ली में था, वहां एक यही निजामुद्दीन, जिनकी आजकल बहुत शोहरत हो गई ना, ये निजामुद्दीन औलिया उसी के जमाने में थे और बहुत बड़े पीर थे, उनकी लाखों की फॉलोइंग थी। इनके वजीर ने कहा, ये पढ़िए हिस्ट्री, कि भाई इतने बड़े पीर तुम उनसे मिल लो। अलाउद्दीन ने कहा, मैं क्यों मिलूं? वो होगा पीर अपने घर का होगा, मुझे क्या लेना था ना, मेरा काम अलग है, उसका काम अलग है। नेवर मेट दैट पीर आल्सो। ही रिफ्यूज्ड टू मीट। कुछ दिखाते हैं आप, उसे एक लुटेरा दिखाते हैं। अगर वो रोकता नहीं, सर मेरी बात तो सुन लें, तो मंगोल आगे होते। बताइए ना, हिंदुस्तान की तारीख मिटा दी। 3 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही, सारे बुद्धिस्ट जो टीचर्स थे वो भाग गए, 3 मिलियन बुक्स जला दी। अरे मंगोल क्या करता था? जब क्रिश्चियन मिशनरी ने हमला किया था ग्रीस पे, तो उन्होंने सारा लिटरेचर जला दिया, सारी लाइब्रेरी जला दी। लेकिन आज आज आप उन्हें ब्लेम करें, तुमने ये यूनिवर्सिटी जला दी, तुमने वो पूरा। फैक्ट ये है कि अरिस्टोटल, प्लेटो, ये तो बच गए अपने ट्रांसलेशन की वजह से, वरना उन्होंने तो क्रिश्चियन मिशनरी ने सब जला दिया था उनका। तो वो तो बगदाद में हुआ, वो दिल्ली में तो नहीं हुआ ना। जावेद जी, हम बगदाद की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान। अब बहुत जावेद जी, अगर इजाजत दे तो मैं इजाजत दे तो थोड़ा इतिहास से अगर हम वर्तमान जावेद जी, अगर इजाजत दे तो हम इतिहास से वर्तमान पर आए। एक सवाल जिसका जवाब, जावेद जी, एक सवाल जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चलती है और बहुत ज्यादा आजकल लड़ाई सी चलती है सोशल मीडिया पर, वो है कि क्या कोरोना के समय में तबलीगी जमात का नाम लेना, उनका परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स, ओवरऑल पेशेंट्स में बताना, क्या ये कोरोना को कम्युनल बना रहा है? इस पर मैं आप दोनों की राय एक एक करके जानना चाहूंगी। देखिए, मुझसे किसी ने इससे पहले भी सवाल पूछा था। जो लोग कोरोना को कम्युनलाइज कर रहे हैं, वो पहले ही से कम्युनल थे, वो कुछ कोरोना से कम्युनल नहीं हो गए। ये बीमारी कोरोना तो अभी आई, वो कम्युनलिज्म की बीमारी उनकी पुरानी है। और ये जो इन्होंने किया है, इन्होंने ये जो क्या नाम है इसका, जमात, कौन सी जमात है ये? तबलीगी जमात।
तब ये सब एक ही है जमाती सर। और क्या एक्सपेक्ट करें, इनको कोई अकल है? और ये फैनेटिक लोग हैं, इन्हें समझता है जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, तो हम तो अल्लाह को खुश कर रहे हैं, तो हमें क्यों होगी ये बीमारी? और यही बातें जो हैं, मतलब जो वर्ल्ड में आप देखेंगे जो एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन हैं, उनका भी ये हाल है। तो ये जो एक्सट्रीमिज्म है, अच्छा इस तरह की बेहुदा बातें होती है, और ये गैर जिम्मेदारी की बात थी, और इसमें बिल्कुल जो लोग पकड़े गए हैं ठीक पकड़े गए हैं और पकड़े जाने चाहिए। लेकिन आप ये कहें कि हिंदुस्तान में कोरोना सिर्फ उस 2 दिन की वजह से पैदा हो गया, ये गलत है, ये एग्जैजरेशन जरूर हुआ होगा। नहीं कोई नहीं कह, ये तो कोई नहीं कह रहा सर, 30% के हिसाब से बात हुई ना, कोई नहीं कह रहा कि उन्होंने किया। जिन्हों की सर ये यहाँ टोरंटो के अंदर तबलीगी जमात बैठी है, यहाँ अजानें शुरू हो गई लाउड स्पीकर पे, लोग डरे बैठे मुसलमान करने यानी सर बड़ा लोग आपने भूलिए, ये गैर जिम्मेदारी की बात थी, गलत बात थी, इट वाज ऑलमोस्ट क्रिमिनल डन। और लेकिन उसकी वजह से आप हर हिंदुस्तान के मुसलमान सड़क पे, वो बेचारा ठेला बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, झूठे फेक जो कि प्रूव हुए, और वो आपने भी भेजे हैं कई तरह के साहब ये मिला रहा है, वो आदमी खुद कह रहा है कि मैं पेशाब फेंक रहा हूँ केलों के ऊपर, वो झूठे कैसे हो गए? वो तो खुद कह रहा है आदमी, खुद आप वीडियो दिखा रहे हैं कि एक औरत को पिटाई हो रही है, पथराव हो रहा है ऊपर से, वो औरत भी मुसलमान थी, तो इंदौर में नहीं किया। अरे एक मिनट, एक तो वो कह नहीं रहा, उसमें जो वीडियो है उसमें वो अपना ये पर्टिकुलर क्या जुर्म किया वो नहीं बोल रहा। एक दूसरे के एक बुढ़े कमजोर से आदमी को पकड़ के आपको क्या उससे मनवाना? जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट उसने किया था, मनवा देंगे हम? ऐसी क्या बात बन जाएगा और कहेगा हाँ जी मैंने किया? क्या तो सर वो जो बैठी हुई औरतें, उसके बाद उन्होंने शाहीन बाग पे जो बैठी थी, शाहीन बाग पे जो बैठी थी, वो तो बुढ़ी नहीं थी, वो तो बैठी सड़क रोक रही थी ना। या तो आप जाते कहते कि सड़क से उठो, वबा फैल रही थी, ये औरतें उसी वक्त थी, और आपको मालूम नहीं है कितना प्रॉब्लम हो गया। आपको एक बात बताऊं, आपने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर मुझे इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दे ये मैंने सुना है अपने कान से। अब आपको नहीं मिल सकती, ये की वजह से चूंकि आप मुसलमान हैं, आपका नाम है तारिक फतेह, तो आपको आज अगर अप्लाई करेंगे सर ना मुझे मिल सकती है। देखिए ये सीए पढ़ाओ तो आप ये नहीं कहते, सीए के आपने बात किया, मुझे जवाब देने का हक है, मुझे जवाब तो देने दें, मैं भी उर्दू बोलता हूं थोड़ी बहुत। ये बात हुई है कि बंगाल में जो बैलेंस क्रिएट किया जा रहा था कि एक तरफ कश्मीर, एक तरफ केरला और तीसरी तरफ वेस्ट बंगाल, कि ये हमारे 30-30% वोट बैंक्स बनेंगे और इंडिया को जकड़ लेंगे। वो लोग जो 47 और 1971 में आके बैठे वहां पे और जिनकी कोई वो नहीं है सिटीजनशिप, उनके फैसिलिटेशन के लिए था, उन हिंदुओं के लिए। जहां तक ताल्लुक है, बरहमदाग बुगटी ने जब असाइलम चाहा इंडिया में, तो इसी हुकूमत ने रिफ्यूज किया, और मैंने क्रिटिसाइज भी किया कि आज बरहमदाग बुगटी से ज्यादा डिजर्विंग कोई है ही नहीं, जो बेघर बैठा हुआ है यूरोप के अंदर, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की। मैं एक बात बता दूं कि आपके यहां अफसरशाही है, हजारों के साथ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, कोई काम का काम होने नहीं देते, उनको सिर्फ यह है कि रिटायरमेंट पे घर का मिलेगा, और पूरी कौम बर्बाद कर दी आपने कि आप पाकिस्तान से अपना गिलगित बल्तिस्तान नहीं ले सके। ये तो आपका मुल्क है, गिलगित बल्तिस्तान कैसे छोड़ दिया आपने? जो है वो ठीक चल रहा है। आप एक बात देखिए, परफेक्शन कहीं नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद जब आप देखेंगे एशिया को चारों तरफ, तो जितनी डायनेमिक डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में है वो कहीं नहीं मिलती। जो हमने इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस किया है, ये मत बोलिए कि हमारे अफसर कुछ नहीं करते, हम अपने अफसर से खुश हैं, और जो शिकायत होगी वो हम उनसे कर लेंगे, वो हम पाकिस्तानियों कैनेडियन से नहीं डिस्कस करेंगे, वो हमारा घर पाकिस्तानियों में। और जावेद साहब, पाकिस्तान में आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा, आप जाएंगे तो हजारों लोग आपको जावेद भाई जिंदाबाद, जावेद भाई जिंदाबाद कहते हैं, हमें यह भी पता। और पाकिस्तान किसने बनाया उसका भी हमको पता है, सिंधियों ने नहीं बनाया, पंजाबियों ने नहीं बनाया, ना बलोच ने, ना पठान ने, ये यूपी बिहार के और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बनाया।
अधिकारी कमीशन रिपोर्ट पढ़िए आप। 20,000 मुसलमान आपने भेजे पाकिस्तान में कि मुस्लिम लीग को जताओ। आप पढ़ लीजिए। आपके पास रिसेंट हिस्ट्री भी गलत है, पुरानी हिस्ट्री तो आप जानते नहीं। रिसेंट नहीं सर, 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था। 1946 में मुस्लिम लीग 3 जगहों पे जीती थी जी, सिंध, बंगाल, पंजाब। यहाँ पर मुस्लिम जीती है, बाकी जगह हारी थी। तो हमारे यूपी में तो हारी थी। मैं आपको बताऊं, यूपी, मेरी बात सुनिए, यूपी में 90% सीटें मुसलमानों की मुस्लिम लीग जीती। क्या बात कर रहे हैं आप? बिहार में 90%, बॉम्बे 90%, मद्रास 90%, सारी सीटें मुस्लिम लीग की जीती होती। और कम्युनिस्ट पार्टी, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा मेजॉरिटी सिंध, मैंने कहा आप चेक कर लीजिए। बंगाल तो चला गया ना। एक और बंगाल पे देखिए, बंगाल ने, मेरी बात सुनिए, क्या किया यूपी वालों ने? आप ये बंगाल का जो महाजिर यहाँ गए थे, अच्छा महाजिर कौन रहा? खुद महाजिर हैं आप, आपके पेरेंट्स जो है बंबई में रहते थे ना। महाजिर, हाँ ना, पंजाबी लोग हैं सर। हमारा पंजाब बांटा आपने यूपी नहीं बांटा, आपने बिहार नहीं बांटा, आपने पंजाब के 2 टुकड़े किए। इतना पंजाब का दर्द है, सारी जिंदगी कराची में रहे आप। और कौन बैठा हुआ पाकिस्तान में? उर्दू कैसे आ गई? पाकिस्तान की जबान उर्दू कैसे हो गई? उर्दू कैसे है पाकिस्तान की जबान? हमारी मेजॉरिटी जबान बंगला थी। बंबई से गए। अच्छा उसके बाद सुनिए, आपने पाबंदी लगाई कि अभी देखिए हम दोनों एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं। चलिए आप बोलिए, फिर मैं बात करूं। हम दोनों को नहीं करना चाहिए। हम दोनों, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे मौका दीजिए। ओके बोल लीजिए। अच्छा मुझे मौका दीजिए, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। एक मौका तो देंगे, वरना आप ही बोलते नहीं, ऐसा ना कीजिएगा। आप बोलिए पहले। है ना, आप बोलिए। यू आर वेलकम। अच्छा मैं बोलूं? जी 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 जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किस्सा क्या है। ये आप महाजिरों को इल्जाम देते रहते हो, महाजिर तो आप खुद हैं। आप बंबई से कराची आके, मैं तो कराची में पैदा हुआ, पंजाबी, मैं कहां से महाजिर हो गया? मैं नहीं पैदा महाजिर हुआ। आप मेरी फैमिली लाहौर की है, मैं कहां से महाजिर हो गया साहब? ऐसे तो कलकत्ता में चिन्होटी, कराची क्यों, लाहौर चले जाते? आप कराची में सारी जिंदगी, मैं रहा हूँ लाहौर, आपने जीने दिया। आपने पंजाब में उर्दू को ये साहब याद रखिए, आपने पंजाब में पंजाबी जबान पे पाबंदी लगाई, यूपी से आके। हमने नहीं लगाई, नहीं भूलेंगे, हमने नहीं लगाई, नहीं भूलेंगे। आपने बंगाल में बंगला पे पाबंदी लगाई। बांग्ला में पहले तो आप मत इस्तेमाल कीजिए, ये गलत अनफेयर बात। मैं एक इंडियन हूँ, मेरा क्या लेना देना है कि वहां किसने कौन सी जबान कहां से लगाई? तो ये इंडियन ही आए थे, और कौन आए थे? इंडियन आए थे ना कराची में। आप जो सिंध में कौन आया? सिंधी जबान पे पाबंदी किसने लगाई? अच्छा पश्तो पे पाबंदी किसने लगाई? अरे मेरे भाई, अब आप मुझे बोलने देंगे? मेरी इजाजत है? सॉरी, इजाजत है? प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तारीफ। अब मैं बोलता हूँ, हकीकत ये है कि 65% तकरीबन पाकिस्तान की पॉपुलेशन पंजाबी है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की फौज एक पंजाबी फौज, मुस्लिम फौज है। वो उर्दू आज से नहीं बोल रहे हैं, पंजाब उर्दू पार्टीशन से पहले से बोलता था। हमारे जितने पंजाब से, अरे भाई एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए ना मुझे बात। जो पंजाब से हमारे यहाँ भी रेफ्यूजी आप लोगों ने भेजे, शरणार्थी वहां से उनको भेजा आप लोगों ने, वो आज तक बेचारे उर्दू लिखते हैं। हमारे मनोज जी, धर्म जी, अमरीश पुरी, ये सब वहां के लोग थे, वो आज भी उर्दू लिखते हैं। प्राण साहब उर्दू लिखते थे, सारे उर्दू ही जानने वाले। आज आप दिल्ली में किसी भी रेफ्यूजी फैमिली से पूछेंगे तुम्हारे दादा कौन सी जबान लिखते पढ़ते थे, कि जी हमारे ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर टाइम गुजर गया। हम बाकी पंजाबी जो थे इडियट थे, ये बीच में बोल, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये गलत बात। पहले मेरी बात पूरी सुनिए। तो पंजाबी तो उर्दू पढ़ता लिखता पहले से ही था। उर्दू में 20वीं सेंचुरी में मेजर कंट्रीब्यूशन पंजाबियों का है। मैं तो यूपी का हूं, लखनऊ का हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं लखनऊ का उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं मानता जितना पंजाब का। जो और पार्टीशन से पहले कितने बड़े बड़े, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, फैज अहमद नदीम कासमी, ये सब पंजाबी तो थे। तो पंजाब में तो उर्दू पहले से थी, उसको कौन इंपोज करेगा? एक
दूसरे ये कि लियाकत अंग्रेज अली ने खान जो बाकायदा यूपी का था, ये जब भाई ये देखिए, अब ये फेयर बात नहीं है, मैं तो चुपचाप सुनता हूँ आपकी बात, आप बीच में बोल रहे हैं। लियाकत अली खान जो महाजिर था, जब उसको गोली मार दी गई, उसके बाद तो फिर पंजाब का राज हो गया और पंजाबियों का राज हो गया। आपने कितनी अनफेयर बात एक ट्वीट में मुझे कही कि साहब उर्दू स्पीकिंग पंजाब पाकिस्तानी फौज, जिसे टिक्का खान और यहिया खान उर्दू स्पीकिंग जनरल थे, ये इसलिए गए कि उर्दू बोलते थे। ये मुस्लिम पंजाबी हैं और मुस्लिम पंजाबी अपने आप को सच्चा पाकिस्तानी समझता है, बाकियों को समझता है ये माइनॉरिटीज हैं, दे शुड सेकंड ग्रेड सिटीजन, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो महाजिर हो। ये आप तो पंजाबी है ना, और आप मुसलमान हैं और आप पाकिस्तानी हैं, आप जवाब दीजिए। हाँ, उसमें सिलसिला ये है सर। तारिक फतेह साहब, तारिक फतेह साहब, मैं इसके जवाब के साथ अगर हम इस जगह पर भी आए कि एक शब्द बहुत पूरी दुनिया में सुनाई देता है और वो है इस्लामोफोबिया। अब अगर आप दोनों इस पर अपनी राय बता सकें कि इस्लामोफोबिया हकीकत है या एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं पहले अच्छा हल्का सा छोटा सा जवाब दे दूंगा। ये जो उर्दू का इन्फोर्समेंट है, जिसने फैज अहमद फैज को ये फोर्स किया कि उसने जिंदगी भर अपनी मादरी जबान में, और ना इकबाल ने, और जो पंजाबी में शायरी करता था उसे क्या कहते थे, इलाकाई शायर, यानी जाहिल आदमी, गांव का आदमी। आपने वो स्ट्रक्चर क्रिएट किया उर्दू का अंग्रेज में कि महाराजा मेरी सर, पंजाबी उर्दू पढ़ता है तो मैं क्या करूं? ये मेरा उत्तर है क्या? अगर वो अपने स्कूल में पंजाबी नहीं पढ़ा रंजीत सिंह क्या तो क्या हमारे हिंदुस्तान वाले जिम्मेदार थे? आप सोचिए, हमें पाकिस्तान की प्रॉब्लम से क्या अब बता रहा हूं, लियाकत अली खान आए नहीं, लियाकत अली के बाद लियाकत अली को मरे सेंचुरी से ऊपर, आधी सेंचुरी से ऊपर हो गया। उसके बाद आप पंजाबी हुकूमत कर रहे हैं। आज पंजाब में पंजाबियों की हुकूमत है ना, किसकी हुकूमत है? मुसलमान पंजाबी हुकूमत करते। आप ठीक कर लीजिए, किसने रोका? जावेद साहब रुक जाए ना एक सेकंड, जवाब तो सुन लें आप। जब आप आके लियाकत अली मैं नहीं, डोंट से अगेन, डोंट एवर यूज दिस वर्ड समझे ना। मैं ना मेरे माँ बाप आए, आपके माँ बाप गए, मेरे माँ बाप नहीं गए, तो आप तो बोलिए मत मुझे क्या आप सबसे बड़ा पार्टीशन में कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू काम किया है, ऐसी बात नहीं है, जो जाने दे। हमने मेरे बाप की नज़र में क्या है, आपने ये सब आपके बाप का नहीं पता, मेरे बाप की नज़र में अगर वो पढ़ के आपकी आंख में आंसू ना आए। देखिए, आप वही बात कर रहे हैं जो गांधी जी ने कहा था कि मुसलमान इज अ बुली, वही बात आप कर रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे आप। मैं जिंदगी भर में गांधी जी ने एक कभी अपनी अर्ली एज में एक बात, हजारों अच्छी बातें कही, वो आपको याद नहीं है? आपको ये अरे बहुत याद है, मेरा तो नाम गांधी है, मेरा तो निकनेम गांधी है घर में। मैं आपसे बता रहा हूं कि जो हालत की है, मतलब आपकी गांधी जी ना, मेरी बात सुने ना, लियाकत अली खान पाकिस्तान में पैदा हुए, ना मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों इंडिया से आए। और पाकिस्तान में लियाकत अली खान ने उर्दू नाफिज की, और कहां कैपिटल बनाया? ढाका में नहीं, जहां मेजॉरिटी पाकिस्तानी थे, वहां सैयद सोहरवर्दी की एंट्री बैन की, और बंगला पे पाबंदी लगा के उर्दू जबान नाफिज की, जो आज तक 1952 जनवरी 8 का दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस में, ऑफ द मदर, इंटरनेशनल मदर टंग डे। आपने सिंध में सिंधी जबान पे पाबंदी लगाई, लियाकत अली खान ने। सारे ये आपके जो सिविल सर्वेंट्स थे भर के आए, फिर उसे डाला गया। तो अब ठीक है, तारिक फतेह साहब, हम पाकिस्तान से निकलकर जी, पाकिस्तान से निकलकर अपनी बड़ी चर्चा, पाकिस्तान को छोड़ दें अभी। तारिक फतेह साहब, नहीं निकल पाए। पाकिस्तान को छोड़कर मैं आपसे इस्लामोफोबिया पर आपकी राय जानना चाहती हूं। क्या यह हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है या यह सच में हकीकत है? इस्लामोफोबिया से तो मुसलमान डरते हैं साहब। ये अगर इस्लाम आ गया कहीं तो मुसलमानों का हशर क्या होगा? सीरिया के अंदर 5 लाख मुसलमान ने मुसलमान को मारा है। ये तालिबान किसको मारता है? ये जमीयतुल अहले हदीस और ये दियोबंद वाले और बरेलवी वाले किसको मारते हैं? हिंदुओं को मारते हैं? नो, ये जुम्मे के जुम्मे दुआ मांगते हैं हर इंडिया की मस्जिद में, या अल्लाह हम मुसलमानों को फतह नसीब करे कौमुल काफरीन से, और आप उसको टैक्स का पैसा देते हैं।
इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं आप। अब कितने लोग मारेंगे कि हम डर जाएं इस्लाम से? इमाम हुसैन को मारा आपने भगा भगा के, जो सिंध में महाराजा राजा जाहिर ने हमें पनाह दी, उसको काफिर कह दिया। आपका किस्सा क्या है सुनिए, बांग्लादेश में 3 मिलियन मुसलमान मारे। तारिक साहब, you contradicting you. Please understand it. First of all, ये जो उम्मा है जिसपे आपने लिखा है और हम तो आपकी बात की दाद दे रहे हैं, वो जो चेजिंग द मिराज है कि भाई दुनिया में कोई मुस्लिम ब्रदरहुड है ही नहीं, बकवास है। कोई उम्मा के पैन इस्लामिक ब्रदरहुड बकवास है, यही तो आपने कहा। मैं तो खुद कहता हूँ ये बात, मानता हूँ आपके, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने लिखी। अब उसके बाद तलवार वो नहीं मानता, वो मार देता है। अभी नहीं चलेगा, अभी पहले मुझे पूरी बात करने दीजिए। तो उसके बाद एक सांस में आप ये भी कहते हैं जो कि हम दाद देते हैं कि करेक्ट। उसके बाद अगर टर्की में कोई आदमी किसी पे जुल्म कर रहा है या कोई आईसिस वाला मार रहा है, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? मेरा क्या तो नहीं कह रहा। आपने बोला ना कि ये लोग एक नहीं है, और मैं कभी नहीं एक नहीं, लेकिन आप कभी मैंने इल्जाम नहीं लगाया सर। मैं तो आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि आप की बात ना सर, मैंने तो आपके कुछ भी नहीं बोला। आपने कहा मैं वीएचपी का आदमी हूँ, जिन्होंने मेरी ठुकाई की वो आपने कहा। मैं फिर कहूंगा, मैं समझ रहा हूँ सर, मुझे तो होटल में बंद करके मारा। बताता हूँ। देखिए, अब आप एक ट्वीट करते हैं, समझे मुझे, देवास में ऐसा करें, देवास में एक मुसलमान आदमी जिसने दीपक नाम के एक हिंदू लड़के को कुल्हाड़ी मार दी, ये आपने ट्वीट किया। देवास में ऐसा हुआ, आपने किया था ना ट्वीट। मुझे मुझे इराक के बारे में जिसको लिंच कर दिया गया था, मोहम्मद अफजल के बारे में जिसे जिंदा जला दिया गया था, तबरेज अंसारी के बारे में जिसे 4 घंटे पेड़ से बांध के मारा गया था, और उसके बाद 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन ले गए, 2 घंटे तक जख्मी हो पुलिस स्टेशन में पड़ा रहा, उसके बाद हॉस्पिटल में उसे ले गए, अगले दिन वो मर गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये है कि वो हार्ट अटैक से मरा। आपने कोई ट्वीट किया? कहीं कुछ होता है तो मैंने किया वो या नहीं मुझे एकदम याद नहीं है। मैं एक बात बता दूं सर, मैं आपके इस शहर जितना मैं बताऊं, ये जो मुझे जो इतराज है कि डबल स्टैंडर्ड। आपको क्या डर लगता है? अगर एक आदमी सड़क पे लिंच हुआ है और उसका वीडियो ले गया, बुढ़ा आदमी बेचारा, कौन सा, मुझे भेज दीजिए, मैं कर दूंगा। आपको डर क्यों लगता है? क्या वजह क्या है? अरे नहीं डर लगता सर, मुझे तो किसी से डर लगता नहीं, ऊपर वाले से नहीं लगता डर। मैं किससे डरूंगा? तो फिर आप मैं तो ये चला गया, लोगों ने कहा उधर जो जाएगा वो मर जाएगा। ऊपर वाले से डर नहीं लगता तो मतलब कम से कम ऊपर वाले को मानते हैं आप? मैं तो नहीं पता नहीं होगा या नहीं होगा, मुझे कोई पता नहीं, एविडेंस तो नहीं आया कि घोड़ा आसमान में उड़ता है या नहीं उड़ता। भाई लोग कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, मैं क्या करूं? लोग कहते हैं घोड़ा आसमान में उड़ के गया, सड़क पे मारा गया, वो वीडियो है उसका। आपने कुछ कहा? आप भेज दे, मैं ट्वीट कर दूंगा सर। मैं प्लीज मैं कर दूंगा। मैं एक बात मुझे कर दे। मैंने आपसे कहा तो कि अगर मुझसे नहीं हुआ, मैं अगर डिफेंस करूं कल को इनको, इनमें से किसी मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को, तो गलत है, बिल्कुल नाजायज बात है। कोई ऐसा मेजर वाक़ा नहीं जिसमें मैं फौरन ट्वीट करके उसे मैं बताऊं क्यों मेरा इतराज क्या है। मैं देखता हूं कहीं भी, अरे यार 2 आदमियों में झगड़ा हो गया, उसका क्या है? इत्तेफाक से एक हिंदू था एक मुसलमान था, चलो भाई, अब उसको आप ट्वीट कर रहे हैं कनाडा में बैठ। क्यों? क्या एजेंडा क्यों नहीं कर रहे हैं? एजेंडा ये है कि लोगों को पता चले कि हमें घमंड कितना है। जब ओवैसी साहब कहते हैं कि हमारे पास कागज नहीं है, हमें 15 मिनट दे दो, तो मैं एक्सपोज करूंगा। और मैं उस आदमी के खिलाफ नहीं हूं। अगर आप उन लोगों के खिलाफ मेरी स्पीच सुनिए पार्लियामेंट में, 1 मिनट आप उनको मेरे साथ मत जोड़िए। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक मजलूम आदमी सड़क पे मरा है, अगर वो हिंदू है हम उसके खिलाफ, अगर एक मुसलमान है तो भी हम खिलाफ है, मगर आप मुसलमान के नाम पे ये तरह नहीं बोलते। एक बार मुझे बता दीजिए पुराना। मैं इसका जवाब दे सकता हूं, जवाब तो देने की मौका देंगे ना आप। जब दिल्ली के बीच में जामिया मिल्ली इस्लामी और उस पर अल्लाह अकबर का साइन हो और वहां से शुरू हो सेक्युलरिज्म की लड़ाई, तो झूठ बोला जा रहा है। मैं इतना जानता हूं। बिल्कुल अगर आप ये वीडियो देखें कि एक लाइब्रेरी में घुस के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, आप मेरे साथ चलिए, निकालते हैं। उसी सिलसिले में एक लाइब्रेरी में पुलिस वाले घुस के, ये वीडियो है,
घुस के बच्चों को डंडों से मार रहे हैं, इस पे आपको तकलीफ नहीं हुई? अरे जब बना ही लिया तबलीगी, वहां दिल्ली के अंदर जामे मिल्ली इस्लामी यानी इस्लामी कुव्वत का मरकज, आपने जामे मिल्ली हिंदी नहीं कहा, जामे मिल्ली आपने मतलब कहा कुव्वत इस्लामी मिल्लत, ये उसका है और 50% मुसलमान आप पड़ेगा। आपका ये कहना है कि हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, ये आपकी राय? ना हिंदू होना चाहिए, ना हिंदू यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ना इस्लामिक होनी चाहिए। मैंने तो आपको कोई हिंदू इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आपका कोई ट्वीट देखा नहीं। मैंने हिंदू यूनिवर्सिटी में जाके कहा कि ये क्या बात है हिंदू यूनिवर्सिटी, हाउ कैन अ यूनिवर्सिटी भी हिंदू? धर्म होता है इंसान का, यह यूनिवर्सिटियों ने वो कर लिया। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने ट्वीट किया है कि ईरानी डॉक्टर ने कहा है, आपका ट्वीट है कि एक ईरानी डॉक्टर ने कहा है कि ऊंट का यूरिन जो है वो बहुत अच्छा है कोरोना के लिए। आपने ट्वीट किया है। और हिंदुस्तान में हिंदू महासभा जो है गौ मूत्र की पार्टी करती है 200 आदमी की, उस पर मैंने उस पर भी किया, मैंने किया सर, मैंने नहीं, ऐसी बात मत करें। अगर भी ट्वीट कीजिए मुझे मालूम हो जाएगा क्या आपने। मैंने तो आपके सारे ट्वीट देखे पैसे। अरे नहीं नजर आता ना आपको ये, इसमें मैंने ट्वीट किया है। जावेद जी, चूंकि चर्चा यूनिवर्सिटीज के नाम तक पहुंच गई है, तो इसीलिए मैं एक और सवाल जो कि आज की तारीख में बहुत रेलेवेंट हो जाता है, वो ये कि एक फल वाला जो हिंदू फल वाला कहता है खुद को, दूसरा मुस्लिम होटल, लोग दो फाड़ हैं कि या तो मुस्लिम होटल भी मत कहो या हिंदू फल वाला भी नहीं। क्या इस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में उन गरीब फल वालों को भी और होटल वालों को भी, जो छोटे ढाबे चला रहे हैं, उनको खींचा जा रहा है, या फिर वाकई पक्षपात हो रहा है? नहीं, देखिए एक बात बताऊं, इतना बड़ा मुल्क है, तरह तरह के हादसे वाकई होते हैं, हम ये समझे कभी कुछ नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। हम 130 करोड़ लोग हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़े होंगी, लेकिन दुख ये होता है कि जब हम देखते हैं कि रूलिंग पार्टी के एमएलए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एमपी इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि इनको अपने मोहल्ले में मत घुसने दो, इनकी दुकान से खरीदो मत। आपके यहाँ देख लीजिए, वो सब यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, तब तकलीफ होती है। आम आदमी कभी गलती बातें करते हैं, हर तरह के लोग हैं भाई, कर देते हैं, लेकिन ये जिम्मेदार लोग ऐसी बात कर रहे हैं और सरकार उन पे एक्शन न ले तो फिर तकलीफ होती है हमें। यू आर राइट देयर, ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि किसी इलेक्टेड मेंबर को, किसी इलेक्टेड मेंबर को हो जाए, ऐसी क्या बात है? नहीं सॉरी, एक बार ऐसा भी ट्वीट कर दीजिए, देखते क्या होता है। मैं करता हूं सर, आप सब्जेक्टिव अंदाज से देख रहे हैं, मैंने तो धुआं लगाई है ये रामूत्रा वाला जो एमपीए था कि बैठे कर रहे हैं। अरे मैं तो देखिए जो सऊदियों के अगेंस्ट, देखिए जो सऊदी के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा आपसे पूछा था, मैंने पूछा आप 10 साल रहे कैसे वहां? हाँ रहा, तो ऐसी तैसी करके आया, ऐसी तैसी करके आया, पूछिए किसी से, जान बचा के निकला हूं मैं डरता नहीं हूं किसी से। मैं बता दूं आपको, ना ही मेरी जबान में वो है कि मैं एक ही बात दो तरीका से कहूं। मैं वो उर्दू की चाल नहीं जानता जिसमें एक ही बात दो माने रखती हो। नो, मैं पंजाबी हूं, मेरी एक ही बात होती है। मैं कहता हूं मेरा महाराजा रंजीत सिंह, मेरा महाराजा रंजीत सिंह लाहौर में कब वापस आएगा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तड़प रहा हूं आपकी बात सुन के। और राजा दाहिर क्यों नहीं आएगा? सिंध के अंदर राजा दाहिर क्यों हटाया गया मुसलमानों ने? कौन मुसलमान है जो कह रहा है कि बिन कासिम हमारा दोस्त है? आपके टीवी पे मौलवियों ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम हमारा दोस्त है। मोहम्मद कासिम वैसे भी पाकिस्तान में आया था, यहाँ तो आया भी नहीं, समझे? सिंध के बगैर हिंद नहीं है, वो पाकिस्तान में सिंध के बगैर हिंद मुकम्मल नहीं है। आपके यूपी में सिंध हट सकता है, मेरे हिंदुस्तान में सिंध बिल्कुल हिस्सा है इंडिया का। एक तो किसी मेरा हिंदुस्तान मत बोलिए। अरे सर, आप यूपी में बैठे, हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक हो गया उसका? आप सिंध को कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा। कल को मैं कहता हूं मैं जर्मन हूं, जर्मन थोड़ी हो जाएगा। यू आर पाकिस्तानी, यू आर बोर्न इन पाकिस्तान, और उसके बाद आपको मोहब्बत अरे आपने तो गफ्फार खान को भेज दिया। नहीं, ये तो एक्सेप्टेबल बात है। बादशाह खान को बर्बाद किया। आप क्या बात कर रहे हैं? बादशाह खान को छोड़ के आए हैं आप लाहौर छोड़ के आए हैं, आप कसूर छोड़ के आए हैं।
आप तक्षशिला छोड़ के आए हैं, आपने बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया हमने। आपने कहा भी कि सिंध का हिंद से ताल्लुक नहीं है। जी, जावेद अख्तर जी, माफ कीजिएगा, समय दरअसल खत्म, कैसे निकल गया है पता नहीं। मैं मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक एंकर होने के बावजूद मुझे एक लिसनर होने में ज्यादा अच्छा लग रहा था आप दोनों की बातें सुनकर। लेकिन जावेद जी, एक सवाल, आखिरी 5 मिनट में मैं एक सवाल पर आप दोनों से चर्चा चाहती हूँ। उसके बाद ये कनाडा चले गए, आप वो बात भी ले लें। 2 बार बेचारे इलेक्शन हार गए। अब जब वहां पॉलिटिकल पार्टी में इनका ताला लग गया तो अब इन्हें देश हिंदुस्तान की याद आ गई, मोहब्बत हो गई। आप अगर इतने हिंदुस्तान के इतने बड़े चाहने वाले हैं तो जैसे ही पाकिस्तान छोड़ा था इंडिया आ जाते, भैया हम आपको गिरवा देते। तो आप देते वीजा, आज तक बरामदा मुफ्ती को नहीं दिया आपने। आप जैसे लोग बैठे हुए हैं मुसलमानों को रोकने से, आप बैठे हुए कि ये हमारी ठेकेदारी है, हम मौलवी हैं, हम नहीं आने देंगे किसी को। हम उर्दू बोलते हैं, अब हम उर्दू बोलते हैं, खत्म हो गई बात। आपने तो तमिलनाडु के प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट किया, आप गए कभी? आप क्या सिर्फ उर्दू से, आप उर्दू और सिर्फ उर्दू के ताल्लुक है आपका, इस्लाम, उर्दू, पाकिस्तान। क्या जबान है? आप उर्दू के बारे में कुछ नहीं जानते, सच बात। अरे है क्या उर्दू? झूठ की जबान है, दुनिया में जलेबियां बनाइए, आप झूठ बोल लैंग्वेज, ओनली लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अरे जिसकी तुर्की फौजी लैंग्वेज से शुरू हुई है। तुर्की फौजी जो जमीन में दिल्ली में क्या करते थे यहाँ की औरतों के साथ, उनकी जबान है। वरना ये खड़ी बोली थी, भोजपुरी थी, आपने उसको छोड़ के उसमें वो अल्फाबेट डाला जो आपको बोली में लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या फर्क है? आपने स्क्रिप्ट अपनाया, सच बात, आपने यही आपने स्क्रिप्ट उठाया तुर्कियों का। नहीं होती मेरे भाई, पंजाबी छोड़ गए, पंजाबी छोड़ गए ये जबान, आपने अपना देवनागरी में लिख के जाए। अब देखिए, अब चलो आप बोलते रहिए, चलिए बोलिए। जावेद जी, मैं एक सवाल आखिर में पूछना चाह रही हूं, वो ये कि अगर समूचे विश्व को देखें, पूरी दुनिया को देखें और मुसलमानों के लिए सबसे अच्छे मुल्क को देखें, तो वो कौन सा मुल्क होगा आप दोनों के हिसाब से? मुसलमान, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान बात की है। मैं जो मुसलमान जो है वो तुर्की में रहता है या उज्बेकिस्तान में रहता है, मैं उसके प्रॉब्लम क्या समझूं, क्या जानूं, मेरा उससे क्या ताल्लुक है भाई? मैं सारे मुसलमानों को राय देने लगूं? मेरी यहाँ की तो सुनते नहीं है मुसलमान। आप मुझे दुनिया को राय दे दो। अच्छा, और आपके जो तारिक फरीद साहब है वो कितने फेयर और कितने ऑनेस्ट आदमी के मुझे मौलवी कर, अदालत सोचिए, इज ही अ फेयर पर्सन? You are no one to judge. You are no one to judge. You judge. No. Day in and day out, you are judging. Why should I judge you? Why should I judge you? I know you are committed to Urdu language, nothing else. सिर्फ ये कोई फिल्म नहीं है जिसके डायलॉग लिख रहे हैं आप दूसरों को बदनाम कर रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप, लेकिन क्योंकि उर्दू में है इसलिए वो अच्छा लगता है। जवाब दे दीजिए कि आपने, अरे बताइए, जलेबियां बनाए आप, छोड़े ना जावेद साहब, छोड़िए, कब से लगे हुए हैं, पार्टीशन करा दिया, बांग्लादेश बनवा दिया, क्या कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तानी कैरेक्टर है, मैं ना हिंदू कम्युनलिस्ट से डरता हूँ ना मुसलमान कम्युनलिस्ट से डरता हूँ। आप ये सब खुशामदीद कीजिए, पता नहीं मुझे आपको क्या फायदे की उम्मीद है वो मैं नहीं जानता। अरे आप पाकिस्तान जाके तो देखिए, सर पे उठा के घूमेंगे लोग, आप इतने बड़े मुसलमान हैं। पाकिस्तान क्या, मैं अमेरिका जाता हूँ, जाता हूँ, जावेद भाई आ गए, ये कैसी बात है? जिस मुल्क में भी जाता हूँ सर उठा के काट दो। और हिंदुस्तान में पाकिस्तान का एजेंट कौन हुआ फिर? मैं जो जाऊं तो मारा जाऊं, आप जाए सर पे उठाया जाए, आप तो आप उसमें जा रहे तो है, आपके लोग बैठे हुए, मैं दुनिया में जहां हिंदी लोग जानते हैं, हिंदी फिल्म हिंदी नहीं जानते, पाकिस्तान में हिंदी कोई नहीं जानता ना, पाकिस्तान में कोई हिंदी नहीं बोलता ना पढ़ सकता, आपने जो हिंदी में लिखा है। पाकिस्तान में जानते हैं आपको एज द फ्रंट लाइन ट्रूप ऑफ उर्दू, क्योंकि आपने सिंधियों से उनकी जबान ली, बंगालियों से ली, बलोचों से ली, पश्तूनों से ली। ये कब से हो रहा है? ये मैंने कितने वर्षों से कर रहा हूं। आप इंस्टीट्यूशन है सर, आप इंस्टीट्यूशन है, 1946 से चल रहा है। पंजाबी में एक जलूस बताइए पाकिस्तान के पंजाबी आर्मी, एक जलूस बताइए जो दिल्ली में इल्जाम उन महाजरों को जो कि आप भी हैं देना दीजिए, मुझे क्या लेना देना,
लेकिन हकीकत ये है कि जिस फौज ने हमला किया था बांग्लादेश पे और रेप्स किए थे वो पंजाबी मुस्लिम फौज थी। अब वो उर्दू बोलती है मतलब करने के लिए, तो मैं क्या करूं? ना भाई मैंने थोड़ी उनसे कहा कि तुम उर्दू पढ़ा करो। किसी हिंदुस्तानी ने एक वर्ड बोला, वो जो प्रेसिडेंट थे आपके उस वक्त, उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा इट्स एन इंटरनल मैटर, मारने दो बंगालियों को। कौन से? नॉट अ सिंगल इंडियन, फखरुल अहमद जो थे, नॉट अ सिंगल मुस्लिम लीडर कंडेम्ड पाकिस्तान फॉर किलिंग मुक्ति बाहिनी। जब जीत गया हिंदुस्तान तो सबने नज़में लिखी। आपने कहा कि साहब इन्होंने जो नज़में लिखी होंगी, इन्होंने जो नज़में लिखी होंगी वो तो फतेह के बाद लिखी होंगी। चलो फतेह के बाद ही लिखी, हालांकि ऐसा नहीं था। फैक्ट तो ये है कि प्रीतीश नंदी जो हिंदुस्तान का मशहूर राइटर और जर्नलिस्ट है, और कैफी साहब, व्हाइल द वॉर वाज ऑन, वो वॉर जोन में चले गए थे। तुम ना वॉर नहीं, मैं वॉर जोन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उस कत्लेआम की बात कर रहा हूं जो वॉर से पहले हुआ, जब पाकिस्तानी फौज थी। मुझे एक बताइए मुक्ति बाहिनी का वर्ड, शब्द यूज किया हो किसी ने? एक नहीं था हिंदुस्तानी मुसलमान लीडर, सब पाकिस्तान के झंडे छुपाए बैठे थे। अब भी मिल जाएगी पुरानी दिल्ली में, जाके देख लीजिए। आप कह रहे हैं, आप सही नहीं कह रहे, आप सही नहीं कह रहे, इसलिए कि सर मुझे पता, मैं देख के आया हूं। आप एक पाकिस्तानी होके हिंदुस्तान के कोई भी लोगों को इल्जाम लगाएं बांग्लादेश पे जाति पे, तो अजीब बात। ये आपकी फौज थी जिसने जाके बांग्लादेश में रेप्स किए, ये आपकी फौज थी जिसने बांग्लादेश के लोगों को, उनकी फौज, हमारा पाकिस्तान फौज ने तो जाके बचाया है। जो मेरी फौज तारिक फतेह साहब, जावेद अख्तर जी, बहुत बहुत इतना ही समय है हमारे पास आज इस चर्चा के लिए। हालांकि हम ब्रेक के बिना लगातार ये चर्चा करते रहे। आप दोनों की जो राय रही वो वाकई एक एक शब्द सुनने के बाद लोग अपनी विचार खुद बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यह कि मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि अब फ्यूचर में आपके ट्वीट्स थोड़े से फेयर होंगे। बिल्कुल होंगे सर, आप आइए, चाय पिलाएंगे आपको। चलिए इसी ओके, चाय पर आप दोनों की चर्चा हो, आप दोनों की मन की बात भी हमने सुनी, चूंकि चाय से अंत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस पूरी बातचीत के लिए।